हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने ऑलरेडी आपका ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, द रिसोर्सेज। अब मैं आ गई हूँ आपके पास सिविक्स का चैप्टर लेके जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है तो सबने खेला होगा, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दिस गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट। इसका नेम क्या है? फुटबॉल। ये सजेस्ट करता है कि जो ये फुटबॉल गेम है ये सब बच्चे फीट से खेलते हैं, मतलब पैरों से खेलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म्स ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। अगर किसी भी बॉल अगर कोई भी प्लेयर की आर्म में लगती है तो ये फाउल माना जाता है, लेकिन अगर गोल कीपर की लगती है तो वो फाउल नहीं होता है, ठीक है। तो so if a player start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. तो इसमें लिखा है कि अगर जो प्लेयर है वो स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड, अगर वो अपने हैंड में वो फुटबॉल ले रहे हैं, उससे पास कर रहे हैं, तो वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो सिर्फ और सिर्फ पैरों से ही खेला जाता है। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम द अनदर। As these are fundamental of the games, we can also call them constitutive rules of games. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies. तो आपको पता है जैसे फुटबॉल में इतने सारे रूल थे, हमें ये रूल फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू प्ले द फुटबॉल, राइट। तो वैसे ही जो हमारी सोसाइटी होती है इनके पास भी एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं, ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो एक मतलब अच्छी तरह अपना क्या कर सके, अच्छी तरह अपना देखभाल कर सके, सब एक दूसरे को अच्छी तरह समझे और कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारी सोसाइटी में ना होए। In large societies in which the different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and the modern countries this concession is usually available in a written form. Concession आपका एक टाइप का लेटर होता है, a written document in which we find the rules is called constitution. कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग रूल्स फाइंड आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट, डियर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू बी व्हाट फोकस ऑन दिस, ओके। रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7th in our social political life textbooks. हमने क्लास 7th और क्लास 6 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी, हमारी जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक थी। Have you ever wondered why we need a constitution or have been curious about how the constitution got written and who wrote it? In this chapter, we will discuss both of these issues and also look at the key features of Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of the democracy in the India, and some of these we focused on different chapters in this book. तो जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने पढ़ा था, और पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों। कॉन्स्टिट्यूशन होती है एक रूल बुक, में बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। अगर वो रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी क्राइम्स होने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, सोसाइटी में जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा। उसके बाद आपने क्या अभी ये वंडर किया थी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया और किसने लिखा, वो कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे रूल कहाँ से डिराइव्ड हुए, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में ही जानेंगे। Why the country needs the constitution, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। Today most countries in the world have constitution. आज अगर सभी कंट्री देखें या ब्रिटेन देखें, जर्मन देखें, यूके देखें, यूएस देखें और इंडिया को देख लें तो सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका अपना। While all democratic countries are likely to have the constitution, it is not necessary that all countries
that have constitution are democratic. तो while all democratic countries, what is the meaning of this word democratic? democratic का मीनिंग क्या होता है? हमने क्लास 6 में जो है चैप्टर था हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, उसमें हमने ना इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करा था कि गवर्नमेंट कितनी टाइप की होती है. गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होती है मोनार्की. डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल के पास उनका खुद का राइट होता है. पीपल हैव देयर ओन राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अपने लीडर को इलेक्ट करने के लिए उनके पास उनका खुद का राइट होता है, और इसी चीज़ों को हम डेमोक्रेटिक कहते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना आपकी, जो आपने खुद इलेक्ट करी है वोट देके. लेकिन मोनार्की, वहीं पे अगर हम मोनार्की की बात करें, उसमें क्वींस और किंग्स होते हैं, जो जिनके पास पावर आती जाती है. जो सबसे पावरफुल है वो किंग बन गया, फिर उसके बेटे किंग बनते गए, क्वींस बनती गई. तो ऐसे ऐसे करके हमारी मोनार्की चलती है. इसमें पीपल का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए मोनार्की कही जाती है. ठीक है, तो देखो, वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हैं, वो मोनार्की भी हो सकती है ना. The Constitution serves several purposes. First, it lays down the certain ideals that form the basis of the kinds of the country that we as citizens aspire to live in. तो अब ये कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सर्व करता है बहुत सारे पर्पस. फर्स्ट वो क्या कहते हैं, सर्टेन आइडियल्स, यानी कि अच्छी चीज़ें, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द कंट्री. जो बेसिस है बिल्कुल, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना. And that we aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. Fundamental जो कि मतलब जिस चीज़ में सबका राइट है, जो चीज़ को करने से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, उसमें सबका राइट है. ठीक है. Our country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but not necessarily agree to all issues. तो ये कह रहा है कंट्री यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. हम देखिए ना 4 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में. इंडिया में और भी बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटी है. हमारा मुख्य जो है 4 है. ब्राह्मण हो गया हमारा, मतलब हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, और अगर आप देखें क्रिश्चियन हो गए, पंजाबी हो गए. तो बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं. जैन्स हो गए, बुद्धिज्म हो गए, अलग अलग धर्म, अलग अलग कम्युनिटीज़ इंडिया में आपने देखी होगी, है ना. तो ये कंट्री के पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है, पीपल होते हैं कम्युनिटीज़ के, जो बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं और कोई चीज़ों में नहीं भी कर सकते. ऐसा नहीं होता कि वो और सभी चीज़ों में बिलीव करें, है ना. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट होता है रूल्स का और प्रिंसिपल्स. इधर प्रिंसिपल का मीनिंग ये नहीं है कि आपकी स्कूल की प्रिंसिपल हो गई. इधर प्रिंसिपल का मीनिंग है रूल्स दैट ऑल पर्सन्स इन द कंट्री कैन एग्री, जिसमें सब लोग जो कंट्री के हैं वो सब एग्री कर सकते हैं, और वो ऐसे अपनी कंट्री को चला सकते हैं जो वो चाहते हैं, वो गवर्न कर सकते हैं अपनी कंट्री को. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन द सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. तो ये कह रहा है कि ये सिर्फ इतना ही इंक्लूड नहीं करता कि इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बट इज ऑल्सो एग्रीमेंट. एग्रीमेंट वो कह रहा है कि ये सिर्फ यही इंक्लूड नहीं करता कि कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, बट ये ऑल्सो ये इंक्लूड करता है कि कौन कौन से आइडियल, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें जो है जो कंट्री बिलीव कर सकती है और उसको अपहोल्ड, यानी कि उसको लेकर आगे चल सकती है. ठीक है. अब हम यहाँ आगे आते हैं. तो यहाँ पे जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है इनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन में एज अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये जो आपको छोटा सा दिया होता है ब्लैक कलर का, इसको पढ़िए और फिर इससे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रेम कीजिए. अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसमें भी वीडियो अवेलेबल कराऊँगी जो कि होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि होगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आंसर. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करे रहना है ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज एकदम टाइम टू टाइम मिले, और आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो आप लर्न करते हैं रेगुलरली, वो कभी ना रुके. अभी 2 दिन से वीडियो अपलोड्स नहीं हुए थे बिकॉज जो सर्टेन थिंग्स थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी, मतलब
थोड़ा टाइम की कमी की वजह से आपका नहीं बन पाया, तो अब यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं दो सिचुएशन से जो नेपाल में हुई थी। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया इन द नॉर्थ। आपने सबने देखा है ना नेपाल कहाँ होता है। नेपाल जैसे यहाँ पे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ये थोड़ा थोड़ा अटपटा सा बन गया है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, ओके। तो ये देखो यहाँ पे जो है आपका उत्तर प्रदेश का एरिया आता है, तो इसके जस्ट ऊपर आपकी नेपाल कंट्री आ जाती है, ठीक है। तो जो नेपाल है जो इंडिया के बॉर्डर से लगा है, यू अंटिल रिसेंटली द नेपाल वॉज मोनार्की। नेपाल क्या थी, नेपाल मोनार्की थी, यानी कि उसमें किंग्स और क्वीन, राजा रानी का रूल चलता था, which had the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflect the fact that the final authority rested with the king। तो 1990 तक तो वहाँ प्योर मोनार्की थी, और जो नेपाल था उसका जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, और 1990 में ये फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, यानी कि किंग के साथ ही उनका चला। उसके बाद फिर जो था पीपल्स मूवमेंट, यानी कि आंदोलन करा लोगों ने इन नेपाल फॉर सेवरल डिकेड्स टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला करा, आंदोलन करा नेपाल में, ताकि वो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर सके। अ कंट्री इन विच पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इन 2006 उनको क्या मिल गई, डेमोक्रेसी मिल गई। They finally succeeded in putting an end to the powers of king, as people had to write the new constitution to establish the Nepal as डेमोक्रेसी। तो सब लोग थे जो डेमोक्रेसी थी वो उनको मिल गई थी, तो अब उनको अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए था, जिससे क्या हो, वो नेपाल का अच्छे से क्या कर सके, मतलब डेमोक्रेसी नेपाल में जो आई है उसका अच्छे से पालन हो सके। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांटेड टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज दे नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। तो अब देखो, उन्होंने उनके पास पुराना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो था जब मोनार्की थी, लेकिन उन्होंने उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं करा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे रूल्स थे जो पीपल को अच्छे नहीं लगते थे, यानी कि जो वहाँ की जनता थी वो उन रूलों से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो चाहती थी कि नेपाल एक आइडियल कंट्री बने, इसलिए वो अच्छे रूल्स चाहती थी, ठीक है। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्सिक्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम, ऑल दो अगर थोड़ा सा भी रूल्स में चेंज हुआ तो पूरा जो गेम है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्सिक्यूटिव रूल्स। कॉन्सिक्यूटिव पढ़ा होगा पहले बार, तो मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होती, डियर स्टूडेंट फॉरगिव मी फॉर दैट, ओके, माफ़ कर देना उसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू उशर इन अ न्यू सोसाइटी, यानी कि उनको अपने सारे रूल्स चेंज करने पड़े ताकि वो एक नई सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सके जिसमें प्योर डेमोक्रेसी है, और वो अच्छे से सारी चीज़ों, मतलब जो उनके कंट्री है वो अच्छे से बैलेंस्ड है, उसमें सब चीज़ आ रही है, रूल्स बने हैं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015 में उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। द कैप्टन अलॉन्गसाइड इलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि जो कैप्टन थे अलॉन्ग साइड, उन्होंने क्या इलेबोरेट्स करा, नेपाल का स्ट्रगल, यानी कि जो नेपाल ने स्ट्रगल, उनका मूवमेंट हुआ था पीपल का, कि भाई आंदोलन करा और बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी उन्होंने ली। अब देखो इसमें यहाँ पे आया, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव, प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द से आप क्या समझते हो, इससे आप यही समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, जो रूल अच्छी चीज़ को बनाने के लिए हों, है ना,
जो उसके पक्के नियम हो, जिस नियम से आपको कुछ फ़ायदा हो। और ऐसे रूल आप मेरे को कमेंट में तो बहुत सारे बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट अपनी एवरीडे लाइफ में देखो ऐसे कौन से रूल हैं जो आप हमेशा फॉलो करते हैं। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए, जिसमें मैं आपको फटाफट एक रिप्लाई भी कर दूँगी, ठीक है। तो वाई डिड द पीपल ऑफ नेपाल वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? उनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए था क्योंकि मोनार्की गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसमें कुछ ऐसे रूल्स थे जो वहाँ नेपाल की जो जनता थी वो अच्छे नहीं मानती थी, जिनसे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। उनके वहाँ पे जो स्थिति थी, जो क्राइम्स हो रहे थे एंड ऑल द थिंग्स, जिसमें लोग मतलब किसी को भी मार दे रहे थे या कुछ भी हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, जो नेपाल थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। वो चाहते थे कि अगर उन्होंने अपने लीडर को इलेक्ट करा है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें वो सब सेटिस्फाइड हो, जिसमें जो क्राइम्स हो रहे हैं वो थोड़े कम हो जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको मतलब अजीब सी लगती थी या वो उससे संतुष्ट नहीं थे, वैसी चीज़ें भी हो, ठीक है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पे कहा था ना कि एक लाइन को आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन करना, वो है द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स दे वांटेड टू बी, ठीक है। ये लाइनों को कर लेना अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पज यही होता है कि जो उनकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफाइन करे कि उनका कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड एट द कंट्री वॉज रूल्ड बाय द किंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन माइंड करता था, वो माइंड करता था किंग और बहुत सारे जो मिनिस्टर उसके अराउंड घूमते थे। लेकिन अब जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर डेमोक्रेसी, वो खुद जो है उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव, जिस लीडर को इलेक्ट करा है वही उसको क्या कहते हैं देख रहा है, उसको चला रहा है, राइट। In countries that have adopted democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying the certain important guidelines that govern decision making and within the society. जब जो कंट्री ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी को अडॉप्ट किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल को अगर आपको मीनिंग लिखना है तो इंपॉर्टेंट लिखना, रोल इन लाइन ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यानी कि कुछ मतलब नियम दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग में जो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आर बिहाफ। हम डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स इसलिए चुनते हैं ताकि जो हम कहें, जो हमारी मांग है वो पूरी हो। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लीडर्स हमने ही चुने हैं ये कभी कभी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर देते हैं। जिस इंसान की कुछ गलती भी नहीं होती है उसको भी बेचारे को सज़ा मिल जाती है, ठीक है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस अनजस्टिस इन द एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन मिलो। अच्छा, इन्होंने कहानी टाइप की बना रखी है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स रीड इट। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ बुली, यानी कि क्या है, वो बुली है, वो मतलब अच्छा नहीं है, यू नो कोई बच्चे होते हैं मारपीट करते हैं तो वैसे ही बुली समझ लीजिए आप। हिज क्लासमेट्स आर टू फॉन्ड ऑफ हिम, नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब क्लासमेट्स को उससे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर राव द क्लास टीचर, मिस्टर राव कौन है, क्लास टीचर है उनकी। हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, तो वो क्लासरूम छोड़ के गई क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट वर्क था, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, मॉनिटर ही आता है क्योंकि जब टीचर को कोई इंपॉर्टेंट काम होता है बाहर जाते हैं तो मॉनिटर आके माइंड करते हैं, राइट। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास, उन्होंने कहा कि सुरेश यू माइंड द क्लास, ओके। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, अब कोई उसको इतना फॉन्ड नहीं था, यानी कि कोई भी इस पर इतना ध्यान नहीं देता था। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिस्टर राव, आज मैं तुम्हारी शिकायत मिस्टर राव कह रही, मैं मिसेस राव, ओके, मिसेस राव से कंप्लेंट करूँगा
क्योंकि बट व्हाट आई हैव डन, अब अनिल तो बेचारा सीधा साधा बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है, आप भी देख रहे हो ना इसमें, लेकिन वो क्या कहता है कि भाई मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया। ऐसे ही मॉनिटर बना है तो वो अपनी पावर का मिस यूज़ कर रहा है। जो बच्चा कुछ कर भी नहीं रहा है उसको भी जबरदस्ती वो कह रहा है कि आज आई विल कंप्लेन टू क्लास टीचर। मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट when Mrs. Rao returned in the class। तो क्या हुआ, मिसेस राव जो है क्लास में रिटर्न हुई तो अनिल ने इसने क्या कहा, सुरेश ने, मैम while you were away Anil kept talking loudly and disturbing the class, he will not listen to me। तो कह रहा था मैम से कि मैम ये जब आप बाहर गए तो बहुत चिल्ला रहा था और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और साथ में मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। अब वो लीडर है लेकिन वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि जो उसे लीडर बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है शांति से, वो उसी में उसने कुछ करा भी नहीं, फिर भी उसके बारे में उसने टीचर से बोल दिया। ठीक है, अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल and write I will not disobey the class monitor 100 times। तो उसे पनिशमेंट मिल गई, बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। तो इसमें क्या हुआ, जो सुरेश है उसने अपनी पावर का मिस यूज़ कर दिया। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द सिचुएशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये लेज डाउन करता है रूल्स, मतलब गार्ड अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। मतलब कभी कभी क्या होता है, लीडर्स अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रेड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, many of these laws contained in the section on fundamental rights। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल राइट यानी कि जो आपकी बेसिस है, जो आपको चाहिए जो आपके हक है उनको मतलब दिखाता है। डू यू रिकॉल द चैप्टर दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस इन द स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7 बुक। तो क्लास 7 से आप क्लास 8 में है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्लास 7 का वो क्या था, वो जो भी चैप्टर था इक्वालिटी था। तो उसमें क्या हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी बताई गई थी जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कहीं ना कहीं। सिर्फ वो एक दलित है, वो जो है मतलब क्या कहते हैं दलित है, तो जब वो 4th क्लास में था तो उन्हें ज़मीन में बैठा दिया जाता था बाय टीचर्स। उन्हें जो फ्लोर था वो स्वीप करने को कहा जाता था। तो प्रकाश वाल्मीकि को बहुत ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेट किया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित। You will read how the Indian Constitution guarantees the right to equality to the all person and says no citizen can discriminate against on the grounds of religion, race, caste, gender, place of birth. The right to equality one of the fundamental right granted by the Indian Constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बहुत सारे रूल बने डिस्क्रिमिनेशन में, जो लोगों को ये कहते हैं कि वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके रीज़न के बेसिस में, उनके जेंडर के बेसिस में, और भी सारे उनके प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट जो भी है उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसमें सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन है और उनको बहुत सारी पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये सब आपके लिए ही है, मिस यूजिंग मॉनिटर ये सब आप पढ़िए। और मेरे को पता है जो आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे मॉनिटर होते होंगे जो बहुत सारा आपको बताऊँ मतलब क्या करते होंगे, मिस यूज़ करते होंगे अपनी पावर का, कि अपने फ्रेंड्स के नाम नहीं ले रहे हैं बट आपके नाम ले रहे हैं। जो भी ऐसी चीज़ें होती है ना सब मेरे को कमेंट में शेयर कर दिया करो, मेरे को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो अब हम ना कल पढ़ेंगे पार्ट 2 अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस। ये हम कल पढ़ेंगे और इसमें भी एक स्टोरी टाइप की दी गई है, पढ़ेंगे हम लोग कल। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट सिविक्स का, तो आपको इसमें बहुत ध्यान देता है। आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर को। तब तक के लिए बाय डियर स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।